नमस्कार, मैं भूपेंद्र सिंह, सहायक प्राचार्य हिंदी, अवध बिहारी संस्कृत महाविद्यालय, रहीमपुर, खगड़िया। आज जो विषय लेकर हम लोग उपस्थित हुए हैं चर्चा के लिए, वह है रीतिकाल के नामकरण और उसकी समय सीमा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास में ऐसे दो ही काल हैं जिनके नामों को लेकर विशेष चर्चा होती है। मेरा मतलब ये है कि आदिकाल और रीतिकाल ही ऐसे काल हैं जिसके नामकरण को लेकर विभिन्न विद्वानों में मतभेद है, और वो उस युग की प्रवृत्ति के अनुसार अपने युग में चल रही तमाम काव्य ग्रंथों की रचनाओं के आधार पे जो नामकरण किया है और उसके माध्यम से जो मतभेद उत्पन्न होते हैं, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। आदिकाल पे मैंने चर्चा पिछले वीडियो में किया है। आज मैं रीतिकाल के नामकरण पे चर्चा कर रहा हूँ। तो पहले हम देखते हैं कि रीतिकाल को विभिन्न विद्वान अपने समय में, अपने हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन परंपरा में इस काल विशेष को क्या क्या नाम देते हैं। तो पहला नाम आता है जॉर्ज ग्रियर्सन का। जॉर्ज ग्रियर्सन रीतिकाल को रीतिकाव्य कहकर पुकारते हैं। उसके बाद अगला नाम आता है मिश्रबंधु का। मिश्रबंधु अपने हिंदी साहित्य के इतिहास मिश्रबंधु विनोद में उसको अलंकृत काल कह के पुकारते हैं। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिकाल नाम कहते हैं। फिर आचार्य विश्वनाथ मिश्र इस काल को श्रृंगार काल कह के पुकारते हैं। रमाशंकर शुक्ल रसाल इसे कला काल कहते हैं, और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त इसे शास्त्रीय मुक्ति काव्य परंपरा कहते हैं। त्रिलोचन इसे अंधकार काल कहते हैं। ऐसे कई विद्वान हैं जो अपना मत इस काल विशेष के संदर्भ में रखते हैं और अपने मतानुसार इस काल खंड का नाम रखते हैं। तो पहला हम नाम देखते हैं कि जॉर्ज ग्रियर्सन आते हैं। कहते हैं कि ये जब वो अपने हिंदी साहित्य के इतिहास के कालखंडों का विभाजन कर रहे हैं, तो इस कालखंड विशेष को वो रीतिकाव्य कहते हैं। और रीतिकाव्य कहने के पीछे उनका ये मंतव्य है कि वो देखते हैं कि इस कालखंड विशेष में रीतिपरक जो रीति ग्रंथों की जो रचना है वो ज़्यादा हो रही थी। लक्षण ग्रंथों की रचनाएं हो रही थी, मुक्तक की रचनाएं हो रही थी। तो एक परिदृश्य में, एक उसकी समय सीमा में जो देखते हैं, जो प्रवृत्तियां उस कालखंड विशेष के अंतर्गत चल रही थी, उसके आधार पर जॉर्ज ग्रियर्सन इसे रीतिकाव्य कहते हैं। मिश्रबंधु इसे अलंकृत काल कहते हैं। और वो अपने हिंदी साहित्य के इतिहास मिश्रबंधु विनोद में लिखते हैं कि इस युग में कविता को अलंकृत करने की परिपाटी अधिक थी, अतः इसे यह नाम दिया जा सकता है। रचना पद्धति के आधार पर दिया गया नामकरण अलंकृत काल है। परंतु इस नामकरण को लेकर कई आपत्तियां भी उठीं जो उचित भी थीं, क्योंकि इस काल विशेष में सिर्फ अलंकृत ग्रंथों की ही रचनाएं नहीं हुई थीं। उस समय एक कालखंड के भीतर कई प्रवृत्तियां चलती रहती हैं, और किसी एक के माध्यम से उस पूरे कालखंड को निर्देशित कर देना, व्याख्यायित कर देना, ये उचित नहीं है। अलंकृत काल कह देने से यह प्रतीत होता है कि यह संपूर्ण जो कालखंड है उसमें अलंकारों को विशेष तौर पर रखकर रचनाएं की जा रही थी, जबकि सत्य यह है कि उस समय वीर गाथात्मक रचनाएं भी हो रही थीं, श्रृंगारिक रचनाएं भी हो रही थीं, नीतिपरक भी रचनाएं हो रही थीं। सबकी अपनी अपनी एक अलग अलग विचारधारा, एक अलग अलग प्रवृत्ति, एक अलग धारा चल रही थी, जिसके माध्यम से इस कालखंड को अलंकृत काल कहना उचित नहीं था। इसमें जो मुख्य तौर से आपत्तियां उभर कर सामने आती हैं, उसमें यह है कि यह काव्य मात्र अलंकृत नहीं है,
इसमें विभिन्न काव्यांगों को यथोचित स्थान मिलना चाहिए। दूसरा, कवियों की प्रवृत्ति मात्र अलंकारिक रचना करने की नहीं थी। फिर है कि रीति कवियों ने अलंकार को अपनाया अवश्य है, किंतु अलंकार से कहीं अधिक बल उनका रस पर रहा है। अलंकार शब्द रीति काल तक आते आते केवल अलंकारों के लिए रूढ़ हो गया था, विभिन्न काव्यांगों का बोधक नहीं है। फिर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी इस कालखंड विशेष को श्रृंगार काल कहते हैं कि इस युग में श्रृंगार की एक बड़ी प्रवृत्ति थी, इसलिए इस कालखंड को श्रृंगार काल नाम से पुकारा जाना चाहिए। आचार्य शुक्ल भी अपनी सहमति इस पे देते हुए वो अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखते हैं कि वास्तव में श्रृंगार और वीर इन्हीं दो रसों की कविता इस काल में हुई, प्रधानता श्रृंगार की ही रही है, इसलिए इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। उन्हें इस बात पे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन फिर भी वह इस कालखंड को श्रृंगार काल नाम नहीं देते हैं, वह रीति काल का नाम देते हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के इस नामकरण को लेकर भी आपत्ति उठती है, क्योंकि कवियों का जो उद्देश्य है वह श्रृंगार की रचना करना नहीं था, उनका उद्देश्य कुछ और था। उसको डॉक्टर महेंद्र कुमार कहते हैं कि इसमें संदेह नहीं कि इस युग में अधिकांश रचनाएं श्रृंगारिक ही हैं, तथापि ये अपने आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने के लिए ही लिखी गई हैं। इनका प्रेरक तत्व कवियों की काम वासना नहीं, अर्थ है, जो विलासी आश्रयदाताओं से इस प्रकार के काव्य की रचना करके ही प्राप्त किया जा सकता था। उस समय के जो राजा थे वो अत्यधिक विलासी थे, और उनकी मनोवृत्तियों को पढ़कर ही जो रचनाकार था वह अर्थलाभ की दृष्टि से कि धनागम हो, उसका उसकी जीविका चले, इसके लिए वे उनके मन के अनुरूप काव्य की रचना करते थे। तो इस दृष्टि से श्रृंगार काल के नामकरण को भी उन्होंने काट दिया। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल इसे कलाकाल कहते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा भी कहते हैं कि इस काल को कलाकाल नाम देना समीचीन ज्ञात होता है। रीति काव्य और श्रृंगार काव्य के साथ इस काल में इतनी अधिक प्रवृत्तियाँ, विचारधाराएँ और ललित शिल्प की साधनाएँ दृष्टिगत होती हैं कि उनमें कला का प्रांजल रूप अनायास ही दृष्टिगत होता है। तो डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल के इस कलाकाल को डॉक्टर रामकुमार वर्मा भी मानते हैं, परंतु रीतिकाल जो नाम है, आचार्य शुक्ल ने इस कालखंड को रीतिकाल नाम दिया और वो नाम चल पड़ा। तो आने वाले समय में सारी सहमतियों असहमतियों के बाद इसको रीतिकाल के नाम से ही जाना जाता है, जिसकी समय सीमा संवत 1700 से 1900 तक निर्धारित की गई है। तो आज के चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।